What are complex salts? Give 2 examples. संकीर्ण लवण क्या है, हमको उसके 2 एग्जाम्पल, 2 उदाहरण देने हैं. तो ऐसे कॉम्पाउंड्स हम बोले या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोले जिनके जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है काउंटर आयन के साथ वो डिसोसिएट हो जाती है पानी में. ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है. ठीक है. सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर द कंपाउंड्स दैट कंटेन अ कॉम्प्लेक्स आयन. ऐसे सॉल्ट जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होते हैं अलोंग विद द काउंटर आयन. काउंटर आयन के साथ जो डिसोसिएट होते हैं पानी में और आपको कॉम्प्लेक्स आयन और सिंपल आयन में डिवाइड हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है. सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर द कंपाउंड दैट कंटेन अ कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन एंटिटी अलोंग विद काउंटर आयन विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव कॉम्प्लेक्स आयन एंड सिंपल आयन. अगर हम इसकी एग्जांपल देखो तो देखो यहाँ पे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 दिया हुआ है. ठीक है, ये आपका काउंटर आयन हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये सेंटर मैटर एटम आयन हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल देखो टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट दे दिया. ठीक है, ये भी आप इधर राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड हो, अगर स्फीयर के बाहर आपका कोई प्रेजेंट है तो वो काउंटर आयन कहलाता है. ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल मैटर एटम, ये आपका लाइगेंड और ये आपका काउंटर आयन. तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है वाटर में और आपके कॉम्प्लेक्स आयन और सिंपल आयन में डिसोसिएट हो जाता है. तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया. नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन AgCl इज डिसॉल्व इन NH4OH. क्या होता है जब आपका सिल्वर क्लोराइड आपका एक्वस अमोनिया में क्या हो रहा है, डिसॉल्व होता है. तो जब भी हम सिल्वर क्लोराइड को पानी में अगर हम उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो वो इनसॉल्यूबल होता है, लेकिन वो इजीली आपका एक्वस अमोनिया में क्या हो जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है. सो AgCl इज इनसॉल्यूबल इन वाटर but dissolves in aqueous ammonia due to the formation of soluble complex called diamine silver 1 ion. जब आपका AgCl NH4OH में हम डिसॉल्व करते हैं तो हमको एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कर देता है डायमीन सिल्वर. ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये इसके फॉर्मेशन के कारण ही आपका जो ये सिल्वर क्लोराइड है एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व होता है. ठीक है, अगर हम ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है अपन को, राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. संकीर्ण यौगिकों के 2 अनुप्रयोग लिखिए. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे कहाँ कहाँ यूज होते हैं. तो पहले हो गया आपका वाटर प्यूरिफिकेशन में, जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारा बहुत कॉमन सा EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट. ये आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है किसी भी मेटल आयंस के साथ, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लेड हो गया, और ये पानी को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है बाय रिमूविंग द टॉक्सिक मेटल्स. ठीक है, तो वाटर प्यूरिफिकेशन में आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज होता है. और दूसरा क्या होता है, मेडिसिन में, ये आपका एंटी कैंसर ड्रग में, जो कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी हम यूज करते हैं, वो भी एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जैसे सिस्प्लेटिन. ठीक है, ये आप एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज करते हैं. इसका काम क्या करता है, ये DNA के साथ बाइंड करके आपके कैंसर के जो सेल ग्रोथ है उसको इनहिबिट करता है, रोकता है. ठीक है, तो ये आपके 2 एप्लीकेशंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. डबल सॉल्ट क्या है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, द्विलवण और संकुल लवण पे हमको अंतर बताना है. तो अगर हम डबल सॉल्ट की बात करें तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है इन सिंपल आयंस, पानी के अंदर. इट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस इन वाटर.
और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन होता है ये स्टेबल रहता है। इट गिव्स कॉम्प्लेक्स आयन इन सॉल्यूशन विच रिमेन स्टेबल। ठीक है, तो इसका अगर हम डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल देखें तो देखो पोटाश एलम आपका डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की हम बात करें तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, determine the oxidation number of the central matter atom in the following compounds। निम्नलिखित यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। हमको इस फॉलोइंग जो कंपाउंड्स है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जैसे हमारा पहला ये है, ठीक है, PTNH3Cl, PTNH3Cl3 प्लस। ठीक है, हमको ये सेंट्रल मैटर एटम का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम इसको X मान के चलेंगे। ठीक है, एमोनिया हमारा एक न्यूट्रल लाइगेंड है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3, मतलब इंटू 3 हो गया। ठीक है, प्लस क्या हो गया आपका क्लोरीन, क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और जो क्लोरीन होता है उसमें निगेटिव चार्ज रहते हैं, मतलब इंटू -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास कितने काउंट आयन्स हैं, 1, तो ये 1 हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो ये प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा, मतलब X प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 3 इंटू -1, मतलब ये -3 हो जाएगा। ठीक है, रुको एक सेकेंड, -3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो X -3 1, तो जब आप साइड चेंज करोगे तो नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाओगे तो -3 इधर चल जाएगा, मतलब 1 + 3, तो X की वैल्यू क्या आ गई, 4, मतलब प्लैटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। Na4 NiCN4। ठीक है, अब हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम इसको मान के चल रहे हैं Y। ठीक है, Y प्लस 4 मॉलिक्यूल्स इंटू साइनाइड का कितना चार्ज होता है, -1 इज इक्वल टू -4 आपका सोडियम का। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू -4, तो जब हम साइड चेंज करेंगे तो क्या हो गया, 4 इधर गया तो ये ऑलरेडी माइनस में है, +4, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेटस का क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब इस कंडीशन में आप इस सेंटर मैटर, निकल सेंटर मैटर एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये लो स्पिन, मतलब यहाँ पे D जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D8 देगा और लो स्पिन रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22। राइट द नेम्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द 2 फंक्शनल आइसोमर्स। ये इस आइसोमर्स से हमको कोई फॉर्मूलाज तैयार करने हैं, तो सिंपल है इसका। पहला इथेनॉल, देखो C2H6O, तो C2H6O के साथ अगर हमने एक एच और लगा दिया, 3 2 5 1 6, तो हमारा एक इथेनॉल बन गया। ठीक है, इसी आइसोमर में अगर हम देखें तो हम मिथॉक्सी मीथेन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, या जिसको हम डाई मिथाइल ईथर भी बोलते हैं। देखो CH3O CH3, ठीक है, CH3O CH3, देखो 2 कार्बन है, C2 हो गया, H6 मतलब 3 और 3 6, H6 हो गया और 1, तो ये हमारा ईथर का भी क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22। इस तरह हम फंक्शनल आइसोमर से फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। ठीक, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर बाय, फिनॉल प्रकृति में अम्लीय क्यों होता है। ठीक है, तो जो फिनॉल होता है वो इजीली H+ आयन को क्या करता है,
रिलीज कर देता है, डोनेट कर देता है करके, मतलब हटा के रिलीज करके फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है, जो आगे जाके रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर देते हैं। तो ये जो निगेटिव चार्ज होता है आपका ये वाला C6H5O माइनस, क्योंकि H चला गया है तो ये डीलोकलाइज्ड होके क्या हो जाता है, बेंजीन रिंग में चला जाता है। इसी कारण जो फिनॉल है आपका एसिडिक नेचर शो करता है। सो जो फिनॉल होता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फिनॉल रिलीजेस H+ आयन इजिली बिकॉज द फिनॉक्साइड आयन C6H5O माइनस फिनॉक्साइड आयन इज फॉर्म एंड स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। और ये जो द नेगेटिव चार्ज इज डीकोलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग के ऊपर चला जाता है, इसीलिए फिनॉल आपका कैसा नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर को शो करता है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन, 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से हमको क्या प्रिपेयर करना है, फिनॉल। तो इस प्रोसेस को हम, पहला तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होगा, ठीक है, इस प्रोसेस को हम डाउस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेप होता है इसमें पहले हमको सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में, तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड को बना लिया अलॉन्ग विद द सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट। ठीक है, अब उसमें हम सेकेंड स्टेप करते हैं एसिडिफिकेशन। जब हम इस सोडियम फिनॉक्साइड को किसी भी एसिड के साथ, जैसे यहाँ पे हमने इसको किसके साथ रिएक्ट किया है, HCl के साथ किया, तो जब भी आप सोडियम फिनॉक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा अलॉन्ग विद सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें आप क्लोरोबेंजीन से क्या कर लेते हो, फिनॉल का प्रोसेस फॉर्मेशन करते हो, और इस प्रोसेस को हम डाउस प्रोसेस या डाउ प्रक्रम भी कहते हैं। तो ये जो क्लोरोबेंजीन है ये हाइड्रोलाइज्ड होता है पहले सोडियम फिनॉक्साइड में, फिर एसिडिफाइड बन के क्या बना लेता, एसिडिफाइड करके क्या बना लेता है, फिनॉल बना लेता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन क्रोब्स रिएक्शन विद द इक्वेशन। कोल्बे अभिक्रिया का समीकरण सहित समझाइए। ठीक है, हमको या मतलब इस रिएक्शन में फिनॉल आपका किस में कन्वर्ट होता है, सैलिसिलिक एसिड में। तो जब भी सोडियम फिनॉक्साइड, अभी हमने फर्स्ट स्टेप देखा ना, कोई भी रिएक्शन हम करते हैं तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड करेंगे। तो सोडियम फिनॉक्साइड को जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अंडर हाई प्रेशर में आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, आपका सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रिएक्शंस दिए हुए हैं, चलो डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो जब फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, तो पहला जो स्टेप होता है फिनॉल, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। तो फिनॉल को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया है अंडर हाई प्रेशर में। तो सोडियम फिनॉक्साइड को अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो आपका सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्योंकि हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए, सैलिसिलिक एसिड चाहिए, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे। तो जब आप सोडियम सैलिसिलेट जो आपको सेकेंड स्टेप में मिला है प्रोडक्ट, उसको जब आप एसिडिफाई करोगे HCl के साथ, तो आपका क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह ये आपका क्या होता है, कोल्बे रिएक्शन हो जाता है, जिसमें फिनॉल से आप क्या बनाते हो, सैलिसिलिक एसिड बनाते हो। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। एक्सप्लेन कैनिजारो रिएक्शन विथ एन इक्वेशन। कैनिजारो अभिक्रिया समीकरण सहित समझाना है। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड
जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले जो एल्डिहाइड है ये सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन हम जिसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कलाई। ठीक है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड जो होते हैं वो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कलाई, तो वो हमको प्रोडक्ट में क्या देंगे, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। ठीक है, चलो इसका इक्वेशंस जो है हम डिस्कस करते हैं। देखो ये आपने एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जब आपने इसको कंसंट्रेटेड एल्कलाई NaOH के साथ आपने रिएक्ट किया तो आपका क्या बन गया, अल्कोहल और कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने एग्जांपल दिया, हमने एल्डिहाइड में यहाँ पे कौन सी एल्डिहाइड ले लिया, बेंजील्डिहाइड एल्डिहाइड ले लिया, आपका कंसंट्रेटेड हमने अमोनिया NaOH ले लिया। ठीक है, इसको हम कंसंट्रेटेड बेस जिसको बोलते हैं, तो हमारा जब हमने ये रिएक्शन किया तो हमारा बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया और सोडियम बेंजेट सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अगर आप बेंजील्डिहाइड की जगह फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो और सेम रिएक्शन परफॉर्म करते हो तो बेंजाइल अल्कोहल की जगह आपका मिथेनॉल बन जाएगा और सोडियम बेंजोएट की जगह आपका सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं ये कैनिज़ेरो रिएक्शन क्या है, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जाते हैं इन अंडर द विद द रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कलाई, ये आपका क्या फॉर्म कर लेते हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन 27. What is formalin and write its uses? फॉर्मेलिन क्या है और इसके उपयोग क्या हैं? आप लोगों ने बायो लैब में देखा होगा, हम लोग स्पेसिमेंस वगैरह रखते हैं तो वो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में ही रखते हैं। ठीक है, टू कीप इट सेफ। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेलिन क्या है, ये जो है 40% एक्वस सॉल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, HCHO का, जिसमें थोड़ा सा मिथेनॉल हम मिलाते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम पॉलीमराइजेशन। तो फॉर्मेलिन आपका एक एक्वस सॉल्यूशन है, 40% एक्वस सॉल्यूशन है फॉर्मेल्डिहाइड का विद अ लिटिल मेथनॉल टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन। इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, चलो देखते हैं। एक तो मैंने बता दिया आपके बायोलैब्स वगैरह में स्पेसिमेंस वगैरह जितने भी आपके बायोलॉजिकल स्पेसिमेन प्रिजर्वेटिव्स की तरह, एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह हम इसको फॉर्मेलिन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन प्रिजर्वेटिव, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट कीटनाशक कीटाणुनाशक को के तरह यूज़ करते हैं। और ये जो आपके जो एज अ सॉल्वेंट हम यहाँ पे बैकेलाइट या डाइस का जब फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे भी हम फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस यहाँ पे हमने फॉर्मेलिन के देखे। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, बेंजोइक एसिड इज अ सॉलिड while इनिशियल एलिफेटिक एसिड्स आर लिक्विड, गिव अ रीजन। बेंजोइक एसिड आपका सॉलिड रहता है, लेकिन अगर हम एलिफेटिक एसिड की बात करें तो वो इनिशियल स्टेज में लिक्विड स्टेट में रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जो बेंजोइक एसिड है इसमें बेंजीन रिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है और इसमें वैन वाल फोर्स भी क्या होता है, ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है। अब इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए ये बेंजोइक एसिड जो होता है वो सॉलिड रहता है आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, जबकि जो एलिफेटिक एसिड्स हैं उसमें आपकी हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी, आपकी वैन डर वाल फोर्स वीक होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसी कारण से जो एलिफेटिक एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। What happens when toluene reacts with chromyl chloride in the presence of CS2? क्या होता है CS2 की स्थिति में, ठीक है, टॉलिन क्रोमिल क्लोराइड से कैसे अभिक्रिया करता है। तो ये अगर हम देखें तो इस रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, जब भी आपका टॉलिन
क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है CS2 के प्रेजेंस में, वो आपका इटार्ड रिएक्शन कहलाता है। सो इस कंडीशन में जो होता है वो टॉलिन हो जाता है ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हो जाता है बाय क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, टू फॉर्म अ बेंजेल्डिहाइड। टॉलिन क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया और क्या बना लिया, बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पे देखो इक्वेशन दिया हुआ है, टॉलिन को आपने किसके साथ रिएक्ट किया, क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, तो आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। फिर आपने फर्दर एसिडिफिकेशन किया तो आपका क्या बन गया, बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। राइट टू यूजेस ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल के दो उपयोग लिखने हैं, ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ फॉर्मिक एसिड का यूज़ करते हैं, रबर इंडस्ट्री, जितने भी रबर बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ ये क्या करता है, कोएगुलेटिंग एजेंट का फॉर्मेशन करता है। जो रबर को लैटिस देखना एकदम फ्लेक्सिबल टाइप का रहता है वो आपका फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। तो रबर इंडस्ट्री में ये कोएगुलेटिंग एजेंट रबर लैटेक्स के फॉर्मेशन में यूज़ होता है। दूसरा आपके टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज, कपड़े बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे भी हम फॉर्मिक एसिड यूज़ करते हैं फॉर द डाइंग एंड फिनिशिंग एजेंट। देखना डिफरेंट टाइप्स के जो कलर्स वगैरह आते हैं ये सब के लिए भी हम क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड्स का यूज़ करते हैं। तो ये दो कॉमन यूज़ हो गए आपके फॉर्मिक एसिड के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। What happens when calcium acetate is heated with calcium formate? कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म करने पे क्या होगा? तो जब भी आप कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ सिंपली हीट करोगे तो क्या होगा, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम एसीटेट के हमने ले लिया 2 मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ रिएक्ट किया और हमने सिंपली उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो हमारा क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड और एज अ मेजर प्रोडक्ट और कैल्शियम कार्बोनेट एज अ बाय प्रोडक्ट। सो ये मेथड के थ्रू हम क्या एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। Let's discuss next one. What is urotropin and write its structural formula and uses. यूरोट्रोपिन क्या है, इसका संरचनात्मक सूत्र तथा उपयोग लिखना है। तो ये जो यूरोट्रोपिन होता है ये हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन होता है जो फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड और एमोनिया से मिलके आपका यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन होता है। सो यूरोट्रोपिन इज अ हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन विच इज फॉर्म फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमोनिया, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें यूरोट्रोपिन का तो ये C6H5N4 होता है। ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर देता है जिसमें जो आपका N होता है ना वो 3 CH2 ग्रुप के साथ ऐड होता है। जैसे मान लो हमारे पास 4 N है, एक, ठीक है, ये आपका CH2N, एक सेकेंड में, CH2, ठीक है। मतलब आपका ये केज लाइक, यहाँ पे भी एक N आ गया, CH2, मतलब हर एक नाइट्रोजन आपका एक CH2 के साथ क्या होगा, ऐड होगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यूरोट्रोपिन स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। अब हम ये यूरोट्रोपिन को यूज़ कहाँ करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक, जो हमको यूरिनरी इन्फेक्शंस वगैरह हो जाता है उसमें मेडिसिन के तौर पे हम यूरोट्रोपिन यूज़ करते हैं। और जो हमारा प्रोडक्शन करना रहता है एक्सप्लोजिव का, उसमें भी हम एक्सप्लोजिव जो विस्फोटक वगैरह होते हैं बनाने के लिए भी हम यूरोट्रोपिन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33।
पहले हम देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव वन एग्जाम्पल। निम्नलिखित पदों में से निम्नलिखित पदों से आप क्या समझते हैं एंड प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो पहला हमारा है एसीटल। एसीटल क्या होता है, ये कब बनता है, जब आपका एल्डिहाइड किसी भी दो इक्विवेलेंट अल्कोहल के साथ ड्राई डिस्टिलेशन में या ड्राई डिस्टिलेशन नहीं बोलना चाहिए। मैम प्लीज पॉज कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव वन एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे एसीटल। एसीटल क्या होता है, ये तब कब फॉर्म होता है जब आपका एल्डिहाइड रिएक्ट करता है टू इक्विवेलेंट अल्कोहल के साथ ट्राई HCl के उसमें, तो ये डाइऑक्सी OR कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसीटल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका CH3 CHO CH3 इसका जो अगर केमिकल नेम हम बताएं तो एसिटल्डिहाइड डाई मिथाइल एसीटल हो गया। ठीक है, ये जब भी आप इसको एसिटल्डिहाइड और मिथेनॉल को फॉर्म करोगे तो आपका ये वाला एसीटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, क्या पूछ रहा है हम लोगों से, हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सेमी कार्बोनोज। ठीक है, सेमी कार्बोनोज क्या है, ये डेरिवेटिव्स है। जब हम एल्डिहाइड या कीटोन को किसी भी सेमी कार्बेजाइड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमें सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, जब भी आपने इथेनॉल को सेमी कार्बेजाइड, इसका ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है NH2 NHCO NH2। जब भी आप इथेनॉल को इसके साथ सेमी कार्बेजाइड के साथ आप रिएक्ट करते हो तो आपका सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेमी कार्बेजोन। तो ये आपका एसीटोन सेमी कार्बेजोन का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड बाय। फॉर्मिक अम्ल हमारा एसिटिक अम्ल से प्रबल क्यों होता है। तो जो फॉर्मिक एसिड है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो प्लस आई इफेक्ट के कारण यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो स्टेबलाइज कर देता है और ये इजीली क्या करता है, अपना H+ आयन को डोनेट कर देता है। इसीलिए आपका जो फॉर्मिक एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपैरिजन टू द एसिटिक एसिड। सो फॉर्मिक एसिड हैज़ नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप, उसके पास कोई एल्काइल ग्रुप ही नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, डोनेट कर सके, प्लस आई इफेक्ट के कारण। इसीलिए वो कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन करता है जो लेस स्टेबल रहता है और वो इजीली अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर देता है, उसको डोनेट कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो इसमें CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है जो डिस्टेबलाइज कर देता है आपके कार्बोक्सिलेट आयन को बाय इंक्रीजिंग देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, बाय प्लस आई इफेक्ट, और इसीलिए ये इसको क्या कर देता है, वीक एसिड बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रीजन समझ में आया सबको। फॉर्मिक एसिड हैज नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, सो द कार्बोक्सिलेट आयन इज लेस स्टेबल एंड मेकिंग इट इजियर टू लूज H+ आयन। वाइल एसिटिक एसिड हैज CH3 ग्रुप, उनके पास CH3 ग्रुप है जो विच डिस्टेबलाइजेस द कार्बोक्सिलेट आयन by increasing their electron density on oxygen by प्लस आई इफेक्ट, और वो उसको क्या बना देता है, इट मेक्स इट वीक एसिड। ठीक है, तो ये रीजन है कि आपका जो फॉर्मिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कंपैरिजन टू द एसिटिक एसिड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
एक्सप्लेन स्टीफेंस रिएक्शन एंड बेंजोनाइन कंडेंसेशन विद एग्जाम्पल। स्टीफेन अभिक्रिया तथा बेंजोइन संघनन उदाहरण सहित समझाइए। तो स्टीफेन रिएक्शन क्या बोलता है, जब भी आपका जो नाइट्राइल है वो रिड्यूस होता है एल्डिहाइड में बाय यूजिंग स्टेनियस क्लोराइड एंड HCl, तो आपका वो क्या रिएक्शन है, स्टीफेन क्लोराइड। ठीक है, इसमें आपका एक इमीडिएट कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो स्टीफेन रिएक्शन का हमारे पास इक्वेशन है, जब भी आपका नाइट्राइल ग्रुप स्टेनियस क्लोराइड के साथ HCl के प्रेजेंस में, ठीक है, रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो पहले आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बोल सकते हैं या हम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जिसको हम इमीन सॉल्ट बोलते हैं, जिसका हम फर्दर रिएक्शन के बाद वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिसको हम बेंजेल्डिहाइड भी बोलते हैं, ये कंडेंसेशन इसमें होता है, कंडेंस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड। जब ये कंडेंस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड में, तो ये बेंजोइन का फॉर्मेशन कर लेता है। लेट्स सी द इक्वेशन। या बेंजेल्डिहाइड हमने ले लिया, ठीक है, KCN के साथ हमने कंडेंसेशन किया, हीट किया, तो आपका ये बेंजोइन का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये चेंज नहीं हो पाया है तो ब्लैक में बैकग्राउंड में प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एडोल कंडेंसेशन और एक्सप्लेन। एडोल कंडेंसेशन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स or ketones having alpha hydrogen in presence of dilute base to form beta hydroxy aldehyde aldol या beta hydroxy ketone ketol। एडोल कंडेंसेशन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स या कीटोन के दो मॉलिक्यूल्स, कैसे, अल्फा हाइड्रोजन वाले। ठीक है, जब आप उसको डाइल्यूट बेस में रिएक्ट करवाते हो तो वो आपका एडोल, मतलब एल्डिहाइड आपका एडोल और कीटोन आपका कीटोल में क्या होगा, चेंज होगा, कंडेंस होगा। सो एडोल कंडेंसेशन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एडोल एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कीटोल। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे एसिल्डिहाइड का, इसमें क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वो इजीली वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है ऑन हीटिंग में, और वो क्या बना लेता है, क्रोटल्डिहाइड, जिसको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडोल कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग। आप निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एसिटिक एसिड फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से हम एसिटिक एसिड को कैसे मिलेंगे, तो पहले हम रिडक्शन करेंगे, फिर आपका कार्बोनाइलेशन करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड को हम कन्वर्ट करते हैं एसिटिक एसिड के विथ 2 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, वो स्टेप प्रोसेस क्या है, चलो देखते हैं। तो पहला हमारा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, रिडक्शन। फॉर्मिक एसिड को आप पहले किस में रिड्यूस करोगे, मिथेनॉल में। ठीक है, तो जब आप इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का वो फॉर्म करोगे फॉर्मिक एसिड में, तो आपका मिथेनॉल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, कार्बोनाइलेशन ऑफ मिथेनॉल, जिसको हम मॉन्सेटो प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें इस मेथेनॉल को हम कार्बन मोनोऑक्साइड में एज अ कैटेलिस्ट हम जब परफॉर्म करते हैं, तो हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सॉरी
एसिटिक एसिड में हम क्या करते हैं, ये क्या है आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेशन करते हैं। इसका जो ये 2 स्टेप प्रोसेस में होता है, ये हमको इसको डायरेक्ट कन्वर्जन एफिशिएंटली नहीं हो पाता है, इसलिए ये वाला जो प्रोसेस होता है हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मिथेनॉल फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल से हमको मिथेनॉल बनाना है, ठीक है। तो इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू मिथेनॉल थ्रू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलाइजेशन मेथड से हम कर सकते हैं। तो ये भी आपका पहला मेथड आपका क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, ये जो इथेनॉल है जब ये रिएक्ट करते हैं हम क्लोरीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये पहले आपका क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है और सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन भी दिया हुआ है, इथेनॉल को आपने क्लोरीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या किया, रिएक्शन करवाया, तो सोडियम फॉर्मेट और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ एज अ मेजर प्रोडक्ट, और साथ में आपका NaCl और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन आपका कौन सा रिएक्शन कहलाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है फॉर्मेट टू फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेट्स को फॉर्मेल्डिहाइड में भी चेंज करना है। तो जब सोडियम फॉर्मेट को आप डिस्टिल करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन दिया हुआ है, सोडियम फॉर्मेट को आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो आपका देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इथेनॉल के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कार्बेलेमाइन रिएक्शन, ठीक है। कार्बेलेमाइन रिएक्शन क्या है, ये एक आइसोसाइनाइड टेस्ट है। हम इससे आइसोसाइनाइड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट हम ये भी पता लगा सकते हैं। सो द कार्बोनाइल रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट एक केमिकल टेस्ट है जिसमें आप प्राइमरी अमीन को पता करते हो कि उसमें प्राइमरी अमीन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो जब भी आप प्राइमरी अमीन को हीट करते हो विथ क्लोरोफॉर्म तो वो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है जो आगे जाके आइसोसाइनाइड बनाएगा, जिसके जो स्मेल होती है वो फॉल स्मेल होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो केमिकल इक्वेशन, एक बार रिएक्शन फिर से पढ़ देती हूँ। The carbylamine reaction isocyanide test is a chemical test for primary amine. So when a primary amine is heated with chloroform and alcoholic potassium hydroxide, it produces isocyanide with a characteristic fold order. देखो केमिकल रिएक्शन दिया है, प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म पोटाश के साथ रिएक्ट किया तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर दिया अलॉन्ग विथ KCl एंड H2O, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कार्बेलेमाइन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 39। सेकेंडरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन प्राइमरी अमीन्स। हमारा जो सेकेंडरी अमीन है वो ज़्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्षार वाला जो बोलते हैं हम, क्षार कैरेक्टरिस्टिक क्यों शो करता है एज कंपैरिजन टू द प्राइमरी वन। द्वितीयक अमीन प्राथमिक अमीन से अधिक क्षारिकी क्यों होता है, चलो बताएं। सेकेंडरी अमीन में आपके 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं थ्रू प्लस आई इफेक्ट, जिसके कारण उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है नाइट्रोजन के कारण, और वो ज़्यादा इफेक्टिवली अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाते हैं एज कंपैरिजन टू प्राइमरी अमीन जिसके पास सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंड दिस मेक्स द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन मोर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। जो नाइट्रोजन के ऊपर हमारा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको भी प्रोटोनेशन मतलब डोनेशन के लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो secondary amines have 2 alkyl groups that donates electron through plus I effect, increases the electron density on nitrogen more effectively than primary amines which have only 1 alkyl group, and this make the lone pair on nitrogen more available for protonation। इसी कारण आपका जो secondary amine है वो more ज़्यादा बेसिक होता है और एज कंपैरिजन टू द प्राइमरी वन, ठीक है। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो इस कंडीशन में आपका जो टर्शरी 3 डिग्री का जो अमीन होता है, टर्शरी अमीन होता है, वो लेस बेसिक होता है एज कंपैरिजन टू द सेकेंडरी वन, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस एंड पुअर सॉल्वेशन के कारण, ठीक है। तो ये रीज़न हो गया आपका कि सेकेंडरी अमीन क्यों ज़्यादा बेसिक है प्राइमरी अमीन से, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
What is oil of Mirben? Write its formula and two uses. Oil of Mirben क्या है, किसको बोलते हैं? तो जो oil of Mirben है ये कॉमन नेम है आपका नाइट्रोबेंजीन का, C6H5NO2 का। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? एज इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट, जैसे सेलुलोज नाइट्रेट, शू पॉलिशेस वगैरह में यूज़ होता है, वो मिर्बेन का होता है। यहाँ पे हम सेकेंड अगर यूज़ देखें तो ये क्या है? प्रीकर्सर फॉर एनिलीन प्रोडक्शन थ्रू रिडक्शन। एनिलीन के प्रोडक्शन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वगैरह में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। State the order of basic strength of ammonia, primary, secondary and tertiary amine. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के बेसिक स्ट्रेंथ का हमको ऑर्डर देखना है। ठीक है, तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो एलिफेटिक एमीन, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में बात करें तो जो उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा सेकेंडरी एमीन का ज़्यादा होगा, फिर प्राइमरी का, फिर टर्शियरी का, फिर अमोनिया। रीज़न क्या है? प्लस आई इफेक्ट और सॉल्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन, टर्शियरी और आपका अमोनिया। ठीक है, और लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होता है? तो जब भी हम बेंजीन डाइजोनियम का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस फिनॉल। ठीक है, इक्वेशन देखो, जब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आपने पानी में मिलाया, डिसॉल्व किया तो फिनॉल बना लिया, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गया, HCl बन गया। तो ये फिनॉल को बनाने का एक प्रोसेस है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 क्या बोल रहा है? पूछ रहा है एक्सप्लेन द कपलिंग रिएक्शन विद एन इक्वेशन। हमें कपलिंग रिएक्शन बताना है कि क्या होता है इक्वेशन के साथ। तो युग्मन अभिक्रिया को समझाइए। सो द कपलिंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्टिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड। जो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड जैसे फिनॉल हो गया, एमीन्स के साथ रिएक्ट करके आपका एजोडाइज का फॉर्मेशन करता है, वो हमारा कपलिंग रिएक्शन कहलाता है। सो द कपलिंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट reacting with electron rich aromatic compound like phenols और amines to form the azodyes। जैसे अगर हम फिनॉल के साथ देखो, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमने लिया, उसको हमने फिनॉल के साथ देखो हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये आपका एजोडाई का फॉर्म, ये आपका एजोडाई का फॉर्मेशन कर लिया। एजोडाई क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन कर ले रहा है। ठीक है, अलॉन्ग विद द HCl। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइलामीन। बाय, एनिलीन आपका लेस बेसिक है इथाइलामीन से, क्यों? कम क्षारकीय है। एनिलीन में क्या होता है? लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, जो जैसे नाइट्रोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, तो ये डीलोकलाइज्ड हो जाता है बेंजीन रिंग में। ठीक है, सो इन एनिलीन द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड इनटू द बेंजीन रिंग थ्रू रेजोनेंस मेकिंग इट लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो देगा क्या? प्रोटोनेशन करेगा ही कैसे? लेकिन अगर हम इथाइलामीन की बात करते हैं तो ये इसमें जो एल्काइल ग्रुप होता है वो सिर्फ प्लस साइज इफेक्ट को शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, विदाउट रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन। इसी कारण आपका जो है इथाइलामीन के कंपैरिजन में जो एनिलीन होता है वो लेस बेसिक होता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से रिएक्शन रीजन
फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इन एलेनिन द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डिलोकलाइज्ड इनटू द बेंजीन रिंग थ्रू रेजोनेंस मेकिंग इट लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन इन एथाइलामाइन and the alkyl group show the plus I effect which increase the electron density on nitrogen without resonance delocalization। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? इथाइलामीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। अब इथाइलामीन हमारा ज़्यादा बेसिक क्यों होता है? अमोनिया से। ठीक है, तो अगर हम इथाइलामीन की बात करें C2H5NH2 की, तो इसमें इथाइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिक इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है, जो इंक्रीज कर देता है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम, जो हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था, और making the lone pair more available for protonation as comparison to the ammonia। इसीलिए आप इस कंडीशन में आपका इथाइलामीन क्या हो जाता है? ज़्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है as comparison to the ammonia। So the ethyl group in ethylamine shows electron donating inductive effect which increase the electron density on the nitrogen atom making the lone pair more available for protonation compared to the ammonia। ठीक है, now let's discuss the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो सिंथेसाइज नहीं होते, हमारी ह्यूमन बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं करते, खुद की बॉडी के अंदर वो सिंथेसाइज नहीं होते, बनते नहीं है, हमको बाहर से इनटेक करना पड़ता है। ऐसे जो एसिड्स होते हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट। हमको अपने खाने से इनकी पूर्ति करनी पड़ती है, जैसे लाइसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, मिथेनॉइन हो गया। लेकिन अगर हम वहीं पे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें तो ये हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज्ड होते हैं, हमको इसको बाहर से लेने की ज़रूरत, बाहर से इनटेक या डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, जैसे आपका ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, ये आपके सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेजर डिफरेंस है आपके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 47, What are the reducing sugars and write one example। reducing sugar क्या है उसका एक उदाहरण हमको देख। अब चायक शर्कराएँ क्या होती हैं? सो रिड्यूसिंग शुगर्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स विथ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ऐसे शुगर जिसमें ना एल्डिहाइड जो कीटोन ग्रुप है वो एकदम फ्री है और वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं? डोनेट कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्या करता है? ये पॉजिटिव फेलिंग या टॉलेंस रिएजेंट जो सिल्वर मिरर इमेज का फॉर्मेशन करके हम एल्डिहाइड प्रेजेंट है कि नहीं है, कीटोन प्रेजेंट है कि नहीं है, ये पता करते हैं, तो इसी मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स विद अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन रिडॉक्स रिएक्शन एंड इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। अब इसके एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये आपके रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के विकृतीकरण का संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जब हम डीनेचुरेशन की बात करते हैं तो ये सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन को ब्रेक कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है उसके स्ट्रक्चर को बाय ब्रेकिंग देयर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनको तोड़ देता है। ठीक है, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया तो उनके बीच का इंट्रैक्शन भी क्या हो गया? वीक हो गया। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आपका सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी में पॉसिबल है बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो
एज इट इज़ रहता है, इंटैक्ट रहता है, ये इसीलिए ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए हम वो कहते हैं. सो डीनेचुरेशन डिस्टर्ब्स द सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन बाय ब्रेकिंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड अदर वीक इंटरेक्शन, और उनके बीच के जो भी इंटरेक्शन उनको तोड़ के, लेकिन while the primary structure peptide bond remains intact and this lead to the loss of biological activity. और इसके कारण ये जो सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो टूटता है, सिर्फ प्राइमरी बच जाता है, उसके कारण जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहती है उसमें भी थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 48. अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 49 हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स एंड व्हाट इज देयर फंक्शन. न्यूक्लियोटाइड क्या है और इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है. ठीक है, सो न्यूक्लियोटाइड आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड, जो आपने बायो में देखा होगा, डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए स्ट्रक्चर, ये आपके न्यूक्लिक एसिड से ही बने हैं. तो न्यूक्लियोटाइड्स आपका एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है डीएनए और आरएनए का. इसमें प्रेजेंट कुछ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहेगा, पेंटोज शुगर प्रेजेंट रहता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है. आप कंपेयर कीजिएगा डीएनए स्ट्रक्चर और आरएनए स्ट्रक्चर को, आपको ये तीनों चीज़ मिल जाएंगे. तो ये जो अभी हमने पढ़ा, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ये आपके सारे क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं. इनका फंक्शन क्या होता है, ये आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है, ये आपका एनर्जी करेंसी एटीपी में भी यूज़ होता है, और ये आपके कोएंजाइम जैसे NAD, FAD में भी हम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है, अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, व्हाट आर एलिगोसैक्राइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स. एलिगोसैक्राइड क्या है, हमको इसके 2 एग्जांपल बनाना है. तो ओलिगोसैक्राइड्स आपका कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 2 से 10 मोनोसैक्राइड शुगर कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स हमने कल पढ़ा था, जब आपके 2 शुगर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, लिंक बनाते हैं, वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड कहलाते हैं. ठीक है, सो ओलिगोसैक्राइड्स यहाँ पे जैसे 2 है, तो यहाँ पे 2 से 10 मोनोसैक्राइड्स यूनिट्स का प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो ओलिगोसैक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग 2 to 10 मोनोसैक्राइड यूनिट लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स. जैसे एग्जाम्पल भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज. ठीक है, ये आपके ओलिगोसैक्राइड्स के ही एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 51. 51 क्या पूछ रहा है हमसे, एक्सप्लेन द D&L कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैक्राइड्स. D&L ये अरेंजमेंट होता है आपका OH ग्रुप का, कि आपका लेफ्ट हैंड साइड अरेंज है वो ग्रुप की राइट हैंड साइड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं D या L. सो D&L कॉन्फ़िगरेशन रिफर्स टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीरल कार्बन फारदेस्ट फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप. जो OH ग्रुप से, मतलब कार्बोनिल ग्रुप से जो दूर फॉर्म करता है, जिस कार्बन पे सबसे दूर आपका OH ग्रुप प्लेस होगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो. ठीक है, सो D&L कॉन्फ़िगरेशन रिफर्स टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कीरल कार्बन फारदेस्ट फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप. इस प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो इफ द OH ग्रुप इज ऑन राइट हैंड साइड में, अगर फिशर प्रोजेक्शन के राइट हैंड साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो किस टाइप का शुगर है, D टाइप कॉन्फ़िगरेशन या D शुगर प्रेजेंट करता है. अगर सेम इफ द OH ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो L कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, L टाइप शुगर हम जिसको बोलते हैं. तो अगर हम मोस्टली जो नेचुरल अकरिंग शुगर है, जो नेचुरल फॉर्म में हमको मिलता है, वो D टाइप का रहता है. ठीक है, सो मोस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर्स आर द D शुगर, जैसे आपका D ग्लूकोज, D फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, राइट द 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन. न्यूक्लिक एसिड क्या है, ठीक है, और इनके महत्वपूर्ण
काम लिखना है। तो अभी हमने पढ़ा था नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट बेस, ये सब। तो जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होते हैं ये बाइपॉलिमर्स होते हैं विच इज़ मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इसका काम क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस एक क्वेश्चन में, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। दूसरा, ये प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, आरएनए में भी हमको क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, राइट एनी टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स में का क्या यूज़ है आपके इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, अब हमको ये बताना है, ठीक है। सो डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोटीएज और लिपेज हम यूज़ करते हैं, ये ऐसे प्रोटीन हैं जो प्रोटीन या फैट ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन या फैट के स्टेन्स को, दाग को हटाने के लिए यूज़ होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एंजाइम हमारे डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। दूसरा होता है फूड इंडस्ट्री में, इसमें इंटरवेस क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है सक्रोज को ग्लूकोज में, फ्रक्टोज को इंटरवेस कन्वर्ट कर देता है सक्रोज और ग्लूकोज को फ्रक्टोज में। जो कैंडीज़ वगैरह हमारी बनती हैं, चॉकलेट्स वगैरह, ये वहाँ पे भी हमारा ये एंजाइम्स क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, व्हाट इज अ ज़्विटर आयन। ज़्विटर आयन क्या है, ऐसे आयन्स या ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे आपका पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों प्रेजेंट होता है, फिर भी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है, ऐसे आयन्स को हम ज़्विटर आयन बोलते हैं, ठीक है। तो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ज़्विटर आयन इज अ मॉलिक्यूल्स विथ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। ये आपके ज़्विटर आयन होता है। ये एमिनो एसिड्स एट देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एग्जिट्स एज ज़्विटर आयन। तो देखो यहाँ पे अमोनिया एग्जाम्पल आपका देखो ग्लाइसिन हो गया। ये ग्लाइसिन में देखो पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा ज़्विटर आयन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या कहता है, a peptide bond is a amide linkage formed between the carboxylic group of one amino acid and the amino group of the another with the elimination of water। पेप्टाइड बॉन्ड आपका एमाइड लिंकेज है जो दो एमीन ग्रुप के बीच में बनता है या दो एमिनो एसिड ग्रुप के बीच में बनता है, फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन एमीन ग्रुप बाय द अनदर ग्रुप, एमिनो ग्रुप का, जहाँ पे आप उसमें वाटर का टर्मिनेशन रिमूव कर देते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल्स को, H2O को। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर देखो तो ये है, ठीक है। तो हिंदी में भी यहाँ पे दिया हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो अम्लों के बीच में बनने वाला एक एमाइड बॉन्ड है जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को बनाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स में भी हमसे पूछे गए हैं हमने डिस्कस किया है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। ऑफ कर दीजिए प्लीज़।